एक बात बहुत ध्यान से समझना, शब्दों के साथ खेलना शुरू करो अब जब करंट अफेयर्स में आ रहे हो। लिटरेसी और एजुकेशन दो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट लिटरेसी, वो पढ़े लिखे हैं, एंड एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग। लिटरेसी और एजुकेशन एक साथ नहीं, आपने कॉमन वर्ड यूज कर लिया, यू आर एजुकेटेड। मुझे वो बिश्नोई समाज का वो व्यक्ति ज्यादा एजुकेटेड लगता है जो अपनी जान भी देने को तैयार है उस पेड़ पौधे और उस जानवर के लिए, रादर देन वो हार्वर्ड से लौटा हुआ व्यक्ति जो अपने पूरी लाइफ में जो है वो रोज 50 सिगरेट फूकता है, चिप्स के पैकेट जो है सड़कों पर फेंक देता है, या पूरे देश को जो है वो एक डंप यार्ड समझता है। सो हु इज मोर एजुकेटेड, दैट हार्वर्ड रिटन पर्सन और वो बिश्नोई समाज की वो महिला जो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं लेकिन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। सो दैट द ऑक्सफोर्ड पर्सन इज लिटरेट पर्सन, उसके पास डिग्री है बहुत बड़ी, बट एजुकेशन इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो इस बात को आगे चलकर समझना कि शिक्षा, एजुकेशन जो वर्ड यूज करते हो और लिटरेसी वर्ड यूज करते हो, इनको मर्ज मत करो, ठीक है, इनको मर्ज मत करो, यहीं पर अंतर पैदा हो जाएगा। तो अभी हमारी डिस्कशन जो चल रही थी कि भारत क्या कर सकता है, भारत चीन के बराबर जो है इतना प्रोडक्शन कर नहीं सकता, ठीक है, भारत की मानसिकता कुछ और है। तो समस्या है कि अब ये जो समस्या का समाधान क्या निकलेगा, इस पर मैं आगे चलकर चर्चा करूंगा। जब मैं जनांकीय लाभांश पढ़ाऊंगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा भारत की पोटेंशियल कहां और क्यों। मैंने सबसे पहले समाज का स्ट्रक्चर पढ़ाया, और भारतीय समाज में अगर पहचानों का संकट खड़ा हो जाएगा, पहचान मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो मैं हूं, जो तुम भी करो, ठीक है, मैं ऐसे पहनता हूं तो तुम भी पहनो, मैं ऐसे खाता हूं तो तुम भी खाओ, और ये जो फ्रिक्शन होगा वो किस प्रकार हमारे आने वाले समय में हमें सबसे बड़ी इकोनॉमिक चपेट मारेगा और हमारी जो हालत खराब कर देगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले उसको एस्टैब्लिश किया। अब जब जनांकीय लाभांश के साथ हम इंटर करेंगे तब हमें बात समझ में आ जाएगी कि इन चीजों के मतलब क्या होते हैं। चलिए, इसके बाद हमने दूसरे सेगमेंट के बारे में बात किया था, वैल्यू एडिशन, राइट। जब हम सिलेबस के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा कि हमें जो हमारा सेकेंड पॉइंट था, सिलेबस पे आते हैं एक बार फिर से, क्योंकि सिलेबस के बिना आप कभी भी यूपीएससी को पकड़ ही नहीं सकते, अखबार नहीं पढ़ पाओगे। तो हमने कल 4 चीजों के बारे में बात किया था। इंडियन इकोनॉमी, मुद्दे क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था, जिनका एक अतीत होता है, जिनका एक वर्तमान होता है और जिनका एक भविष्य होता है। और ये लोग जो हाथ बांधकर मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, मैंने पहले बताया था कॉपियां 2 हिस्सों में होनी चाहिए, एक हिस्से में जिसमें मैं नोट्स दूंगा और एक हिस्से में जिसमें आप अपने साथ जो है जो मैं बोलता चला जा रहा हूं उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे। नहीं तो फिर आप कभी करंट अफेयर्स की क्लास में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इतिहास भूगोल की तरह लिखाऊंगा तो फिर मैं जिंदगी मेरी बीत जाएगी, आप इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। हम स्विच करते जाएंगे, सबसे बड़ी बात होती है स्विचिंग होती है इसमें। तो अब यहाँ पे बात कर रहे थे मुद्दे किसे कहते हैं। तो मुद्दों का मतलब हमने देखा, सिलेबस का पहला सेगमेंट था इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग, यानी कि योजनाओं से संबंधित मुद्दे। चलो शुरू करो। लोकेन्द्र, व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? What do you mean by planning? Yesterday I dictated a definition about the planning. I think I discussed 3 steps over there. Monitoring, yes, exactly. प्लानिंग जो होती है, योजनाएं, किसी लक्षित जो आपका जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संसाधनों के जुटाव, उनके मोबिलाइजेशन और उसके निष्पादन और उसकी मॉनिटरिंग, यानी कि उसका जो है निगरानी प्रक्रियाओं का समुच्चयन जो होता है वो क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। दैट इज नोन एज प्लानिंग। योजनाएं हम किस लिए बनाते हैं? कोई भी हमारा एक मकसद है उसको हम प्राप्त करने के लिए। जैसे हमारा मकसद था कि भाई भारत जो है वो खाद्यान्न उत्पादन में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने वैज्ञानिक समुदाय को चुना, एम.एन. स्वामीनाथन को हमने जो है कृषि सचिव बनाया। उसी समय नॉर्मन बोरलॉग ने जो है वो बौने किस्म की गेहूं की फसलों को मैक्सिको में उगाया। हमने क्या किया, हमने अपना बजट बनाया, हमने जो है वो संकेंद्रित क्षेत्रों की पहचान की, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां हमने फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हमने जो है वो जो ऋण टैक्स फ्री जो है हमने पानी और उनको जो है बिजली सप्लाई करना शुरू कर दिया। तब जाकर हमें क्या हुआ, आने वाले समय में हमारा प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया और हमें जो है एक लक्षित जो हमारा समूह था, जो हमें लक्ष्य था वो हमें मिलना शुरू हो गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना एम डिटरमाइन किया, उसके लिए हमने संसाधन आवंटित किए, उनकी हमने निगरानी की और तब जाकर हमने उसको निष्पादित किया। तो ये जो स्टेप्स होते हैं ये प्लानिंग के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। प्लानिंग के माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो होता है अब जहां पहुंचना चाहता है वहां अपनी शक्तियों को संकेंद्रित करके क्या हो सकता है,
पहुंच सकता है। जैसे अगर आज हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन को हटाकर हमने नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया और नीति आयोग ने भारत के लिए अलग अलग प्रकार के विजन दिए, वार्षिक दिए, त्रिवार्षिक दिए और अब सप्तवार्षिक भी जो है 7 ईयरली जो है वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ताकि भारत कहां जाकर पहुंचेगा, भारत अपनी किन चीजों के साथ जो है वो डील करेगा, उन सारी चीजों को क्या किया गया, उसमें प्लान किया गया। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? निशा बोलो बेटा। संसाधन किसे कहते हैं? बोलो। जिसकी हमें जानकारी है। जिसकी हमें जानकारी है। क्या बोल रहे हो? संसाधन से कई प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है? नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं संसाधन क्या होते हैं। मैंने पूछा कि प्रकार कितने होते हैं, जो पूछूं उतने जवाब दो। अगर ये आदत खराब रही ना इंटरव्यू बोर्ड में, वैसे तुम्हें भगा देंगे 15 मिनट। बोले मिलते हैं फिर अगले साल। इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो सभी चीजें जो हमारे जीवन में मूल्यवर्धन करने के लिए आवश्यक शर्त होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? मूल्यवर्धन। कल लिखा नहीं था ना? बैठ के यहां कहानियां सुनने के लिए आ रहे हो, और लिखा था तुम्हें घर जाकर साइनॉप्सिस बनाने के लिए कहा था। ये मूल्यवर्धन एक इतनी पावरफुल चीज है जो तुम्हारा दिमाग हिला के रख देगी। एग्रीकल्चर में तुमसे पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर की एक समस्या का समाधान नहीं लिख पाओगे, वही लिखोगे जो अखबारों में पढ़ रहे हो, और उसी तरह तुम्हें नंबर भी देगा वही अखबार वाला। ठीक है, ये लिखोगे तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, उसी से पूछ लोगे। यही तुम्हारी सच्चाई है। और उसके बाद क्या तो सिलेक्शन नहीं होता। हिंदी मीडियम और जो छाती पीटता रहता है कि सर क्या हो गया, इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन होगा, इसीलिए नहीं होता, बिकॉज यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तुम्हारी पूरी चाबी है तुम्हारे यूपीएससी की। जब आप मूल्यवर्धन समझ रहे, कल मैंने कहा था ये एक शब्द नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं, ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के 4 चरण इन्वॉल्व हैं, और यही 4 चरण तुम समझ लोगे तो तुम्हारे अपने व्यक्तिगत जीवन से लेकर राष्ट्र की समस्याओं के समाधान तक तुम पहुंच जाओगे। और मैंने तुमसे कल भी ये एस्टैब्लिश किया था कि अगर कोई राष्ट्र मूल्यवर्धन सबसे अधिक करता है तो उस राष्ट्र की इकोनॉमी अपने आप क्या हो जाएगी, आगे चलती चली जाएगी। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, एक बड़ा एथिक क्वेश्चन था कि क्या हमारा किसान समुदाय भी अपनी समस्याओं के लिए स्वयं जिम्मेदार है? आप लोगों का चेहरा पीला पड़ गया था, क्योंकि आपके मानसिकता में दिखाया कि किसान एक शोषित वर्ग है और सरकार ही उसका शोषण कर रही है, समाज उसका शोषण कर रहा है। आपने उसको एक दया भाव में देखा है, चित्रों में देखा है कि वो कैसे जो है वो लाठी लेकर रो रहा है अपनी सूखी जमीन पर। बट मैंने आपसे कल क्या कहा था? समस्या मूल्यवर्धन की है। जिस बिजनेस में मूल्यवर्धन नहीं होगा, जिस काम में मूल्यवर्धन नहीं होगा, वो कभी भी काम जो है वो कभी भी आगे आउटपुट नहीं दे सकता, डेवलपमेंट नहीं कर सकता। और इसमें मैंने बताया था 4 चरण बताए थे। सबसे पहले स्वयं की इन्वॉल्वमेंट और क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके बाद हम निवेश को लेकर आते हैं, इसके बाद इंसेंटिव्स होते हैं, और इसके बाद क्या होता है? सरकारी इंटरवेंशन यानी सरकारी प्रभाव आते हैं। तो जब हम सबसे पहले हिस्से पर पहुंचते हैं, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? उसकी रचनात्मकता इन्वॉल्व होती है ना। कल मैंने लकड़ी का एग्जांपल दिया था। एक लकड़ी 30 रुपए में खरीदी गई, दूसरी 40 रुपए में बेच दी गई, उसको बेच दिया। आपने क्या हुआ? गांव से लिया, शहर में बेच दिया। और एक आदमी ने 30 रुपए की लकड़ी ली और उसमें जो है वो बेहतरीन कलाकारी की, और उस 30 रुपए की लकड़ी को 1000 रुपए या 10,000 रुपए में बेच दिया अपनी क्षमताओं के हिसाब से। तो पहले कौन इन्वॉल्व हुआ? पहले वो इंसान इन्वॉल्व हुआ जिसने उसमें रचनात्मकता दिखाई, और उसमें एक पहले ड्रॉ किया कि इस पे क्या बन सकता है। इसके बाद उसको जो है लंबा समय लिया उसने, और रचनात्मक रूप से वो क्या हुआ? आगे गया। तो इसके बाद जो होगा वो क्या होगा? उसने उसमें क्या किया? वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा किया। किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला ना, वैल्यू एडिशन। यही कहानी है इंडिया की और यही कहानी है चाइना की। चाइना केवल 3% वैल्यू एडिशन करता है, और देखिए कहां है, हम दशमलव में कर पाते हैं। और यही कारण है कि जीवी हटाकर वापस हमें किसको लेकर आना पड़ा? जीडीपी को। कल बताया था ना। तो ये जब तक मूल्यवर्धन आप जिन 4 चरणों में नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। यानी आपकी एग्रीकल्चर में पहले उस किसान की भी क्या होनी चाहिए? इन्वॉल्वमेंट और रचनात्मकता होनी चाहिए कि गेहूं चावल के अतिरिक्त भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? कुछ बो सकते हैं, कुछ हम इसको आगे लेकर जा सकते हैं। ये मेरा व्यवसाय है और मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इनहेंस करना पड़ेगा। इसके बाद उसमें निवेश की बहुत बड़ी आवश्यकता होगी, चाहे प्राइवेट प्लेयर्स करें या कोई भी करे, उसमें क्या करोगा? निवेश होगा। और तीसरे चरण में क्या होगा? उसको मार्केट देना पड़ेगा, उसको सार्वभौमिक सेगमेंट देना पड़ेगा। और चौथे चरण में गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत आवश्यक है, सरकारी नीतियां। हम किस रूप में एग्रीकल्चर को पढ़ते हैं? सिर्फ चौथे चरण में, जहां सरकारी नीतियों के बारे में बात
होती है। बाकी 3 चीजों के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। ये सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, कहीं पर भी हो सकता है। अगर तो अभी किसी ने कहा भारत को कुटीर उद्योग बढ़ाना होगा, मेरे कहने से कुटीर उद्योग बढ़ जाएगा? आप गेहूं और चावल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भौगोलिक रूप से वो सही नहीं है। मैं जयपुर गया था, वहां के लोग चावल खा रहे थे, जबकि मैं राजस्थान क्षेत्र को जानता हूं। राजस्थान क्षेत्र में जो है चावल पैदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसको बहुत बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। और राजस्थान का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो किस लिए है? वहां पानी की बहुत कमी है। मैंने खुद देखा कि वहां पर जो घरों में वाटर सप्लाई टैंकरों के माध्यम से हो रहा था, पानी जो है 2-2, 3-3 दिन नहीं आ रहा था। ये हालत थी, वहां टैंकर से पानी दिया जाता था कि इतना ही पानी आपको इस्तेमाल करना है। उस राज्य में जो है आपके मूल, मतलब मैंने वहां लोगों को देखा जो वहां के मूल निवासी थे जयपुर क्षेत्र में, वो कह रहे थे सर बिना चावल के मजा ही नहीं आता खाने, जबकि उनकी मुख्य खाद्य फसल क्या है? मोटे अनाज। मोटे अनाज, जो कि वहां के इकोलॉजी के हिसाब से सबसे सर्वोत्तम है। वो उनकी बॉडी को सूट भी करता है, वो उनके लिए बहुत आवश्यक है। तो आप ये तो नहीं कर रहे हैं कि कहीं गेहूं और चावल में एमएसपी के लालच में किसान उसको उगा रहा है, क्योंकि उसको और किसी क्षेत्र में पैसा नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे हमारा जो खान पान का स्टाइल है वो हमारे इकोलॉजी से निकलकर जो है फैशन के आधार पर तय हो गया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम अपने मूलभूत खान पान को छोड़कर, जो हमारी जो बॉडी के हिसाब से सही था, जो हमारी संस्कृतियों का हिस्सा था, कहीं हम ऐसा तो नहीं दूसरी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके देश में आपको पता है कि मैदे का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता था, लेकिन आज हम बर्गर भी खा रहे हैं। आज हमारे खान पान में ब्रेड एक आवश्यक हिस्सा बन चुका है। बिहार के लोगों को मुझे पता था कि भाई वो लोग, यूपी बिहार के लोग जो सुबह सत्तू पीकर निकलते हैं, क्योंकि वो आपके जो है बॉडी को क्या करता है, टेम्परेचर कूल डाउन रखता है और आपकी जो है वो एक लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगने देता, क्योंकि वहां पर जो है लोग बहुत लंबा श्रम करते हैं। लेकिन आज कितने लोग हैं जो सत्तू पी के निकल रहे हैं? सुबह सुबह चाय पी लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, ब्रेड खा लिया, पकौड़े खा ले, ये हमने निकल लिया, खा के निकल गए। तो हमारा जो चीजें हैं, ऐसा तो नहीं है जो संकट खड़ा हो रहा है, ये संकट हमारा इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हम इकोलॉजिकल बैलेंसेस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इट इज नॉट अबाउट गेहूं एंड चावल, इट इज अबाउट आप क्या यूज कर रहे हैं। आज आपके ही देश में मोटे अनाजों को इंफीरियर माना जाता है, गरीबों का खाना कह दिया जाता है, और गेहूं चावल खाने को क्या कहा जाता है? इजी। और ये इसको क्या कहा जाता है कि भाई ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही आप खाएंगे। चावल भी आप पॉलिश्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, हर तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ आपके देश में? आज आपको पता है कि आपके देश को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। आपको ये पता है कि कभी कहा जाता था कि 40 वर्ष से ऊपर के लोगों को डायबिटीज होती थी, आज आपके छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट मरीजों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भारत में होती चली जा रही है। और इसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स आई हैं, स्वास्थ्य रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट आया है, 60% बीमारियां केवल लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, केवल लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, यानी कि जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियां। हम हिलते डुलते ही नहीं है, हम आते हैं आईपीएल देखते हैं, चिप्स का पैकेट खा लेते हैं, रात में 12 बजे हम जो डिनर कर रहे हैं, सुबह जो है किसी भी समय खाना खा रहे हैं, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट्स, डायबिटीज, ये सब क्या होता चला जा रहा है? घुटनों की बीमारियां ये बढ़ती चली जा रही है। और आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा और सरकार के इनकम का बड़ा हिस्सा वो ऐसे कामों के लिए जा रहा है जो काम इस्तेमाल नहीं किए जाने थे। सो इसीलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सारी चीजों को आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि भारत ने योग दिवस को बहुत ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंटली तरीके से मनाया और पूरी दुनिया को उसको अडॉप्ट किया। और जब योग दिवस की जो थीम थी, जो हमेशा रहती है, वो ये कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करते हो और योग को अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को अगर आप लेकर चलते हैं, तो क्या हो सकता है? भारत इन जो समस्याओं से काफी हद तक छुटकारा पा सकता है। और सरकार का जो खर्च है वो भी क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। क्योंकि ये जो खर्च होता है कभी भी उत्पादक नहीं होता है। बीमारी पर हुआ खर्च कभी उत्पादक हो सकता है, दोनों तरीके से नुकसान होता है। एक तो बहुत बड़ी मात्रा में धन का नुकसान होता है, और जितनी देर तक आप बीमार रहते हैं आप वर्क फोर्स से क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं, आप कार्य नहीं कर रहे होते ना, और उस समय आपकी कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं रह जाती है। ये दोनों गालों पे चपेट पड़ती है, बहुत कसके जो है मार पड़ती है, और इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आपने देखा, इसीलिए भारत के जो योग दिवस के प्रस्ताव को इतने देशों ने क्या किया? सर आंखों पे ले लिया, इसी कारण से। तो ये जो चीजें हैं, इस बार आप लोगों ने देखा, ये जो छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, इन पर बड़ी बारीक नजर रखा करो। क्या कारण था कि सरकार को आयुष नाम से एक अलग मंत्रालय तक बनाना पड़ गया? दवाइयां उपलब्ध नहीं थी, लेकिन आपकी देशज दवाइयां जो आपके शरीर के हिसाब से काम करें, उसके लिए सरकार ने क्या किया? एक अलग मंत्रालय बनाया और बहुत बड़ी बजटिंग की, और उसको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली आगे लेकर जा रही। चाहे आयुर्वेद हो गया, चाहे होम्योपैथिक हो गया, चाहे यूनानी हो गया, ये सारी चीजें जो है वो काम कर रही हैं। सो यहां पर जो आपको समझना है वो इन्हीं चीजों को समझते जाना है। नेक्स्ट आ जाओ, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद है आपका प्लानिंग, रिसोर्सेज। अब
बात हो गई थी संसाधन क्या होते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए सबसे जरूरी, इसको सुनते रहो बार बार, एक बार सुनने पे नहीं समझ में आ रहा तुम्हें तो दूसरी बार पूछो, नहीं तो ये बिल्कुल जो है वो बेकार हो जाएगा। अब संसाधन कुछ भी तरीके से मोबिलाइज करने का मतलब होता है संसाधनों की गति, ठीक है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां लेकिन क्वेश्चन है इशू रिलेटेड टू द मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यूपीएससी सिर्फ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात नहीं कर रही है, ये कह रही है कि संसाधनों की गतिकी से संबंधित मुद्दे क्या हैं, ठीक है। संसाधनों की गतिकी होना किसी भी राष्ट्र के लिए अपरिहार्य है, ये बहुत ही जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, होना ही चाहिए। बट सवाल है कि देश में मुद्दा क्या है, ठीक है, उस मुद्दे को आपको समझना पड़ेगा। अब मुद्दा कई तरीके से हो सकता है, आपके पास कोयला है, अब इस कोयले को आप खनन करके बाहर निकालते हैं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन सवाल है कि दूसरे हिस्से पर जिस व्यक्ति को आप वहां से विस्थापित करेंगे उसके साथ आप क्या कर रहे हैं। आपको जरूरी है कि आप डैम्स बनाएं, और डैम्स बनाकर आप क्या कर सकते हैं, ये डैम्स बनाकर आप पानी को रोक कर जो सिंचाई व्यवस्था और अपनी पन बिजली दोनों को आप लेकर जा सकते हैं। बट आज अगर आप ध्यान से इस बात को समझोगे तो आज इसी की वजह से आपको बहुत ग्रेट डिस्टर्बेंस भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप बांध बनाओगे तो आप नदियों का क्या करोगे, उसके प्रवाह को रोक दोगे, और नदियों के प्रवाह को रोकते ही नदियों को स्वयं को प्रदूषित दोबारा एक रिचार्ज करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब सवाल है कि आप चाहते हो कि रिसोर्सेज आपके पास हों, लेकिन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करोगे। अगर आप बांध बनाकर बिजली पैदा करने की सोच रहे हो तो आपको इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ेगी, आपकी नदियों को चुकानी पड़ेगी। तो सवाल है कि चैलेंजेस क्या हैं आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक इतना बड़ा जो है सेगमेंट है, कम से कम भारत क्षेत्र में, जिसके बारे में आप देखोगे अलग अलग क्षेत्रों में आपको अलग अलग केस स्टडीज करनी पड़ेगी बहुत जबरदस्त तरीके से। इसके बाद हम लोगों ने बात किया था इशू रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, यानी विकास से संबंधित मुद्दे। कल विकास के बारे में बात हुई, चलो कौन मुझे क्लास में बताएगा, बताओ, तुम ही बताओ। अपनी पहले की अवस्था से होने वाली धनात्मक वृद्धि क्या कहलाती है, विकास कहलाती है। ये तो हो गया इसका यूनिवर्सल डिफिनीशन, पर सवाल ये है विकास किसका, क्योंकि विकास अगर सार्वभौमिक है तो ये समानता लेकर आता है, खुशहाली लेकर आता है, लेकिन चूंकि अभी हमें ये बात समझ में आ गई कि भारतीय समाज जो है वो सार्वभौमिक नहीं है, ये मल्टी लेयर सोसाइटी है। इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन जो होंगे वो विकास की गति को एक समान रहने नहीं देंगे, और जब विकास की गति में असंतुलन पैदा होता है तो वहां पर फ्रिक्शन क्या हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं। यानी कि वही बात हो गई कि आप इलाज ढूंढने गए थे और आपने क्या किया, जो जो इलाज बढ़ता गया त्यों मर्ज भी बढ़ता गया, वही हालत हो गई। जैसे जब आप विकास की बात करते हैं तो एक तरफ आपके मॉल्स बने हुए हैं, ठीक है, ये मॉल्स क्या हुआ, नए भारत की तस्वीर के रूप में प्रस्तुत किए गए, डन, ठीक है। अब जरा देखो ये मॉल्स कैसे बनाए गए, चारों तरफ से पैक है और इनको जो है वो ठंडा रखने के लिए वातानुकूलित सिस्टम लेकर आया गया। सवाल है कि उस मॉल के अंदर तो तुम्हें बड़ी ठंडक और बहुत पीस महसूस हो रहा है, साफ सफाई, तो लाइटें जगमगाती हुई, दिन के समय भी वो क्या करते हैं, जबरदस्त लाइटिंग करते हैं, लेकिन सवाल है कि इन लाइटिंग्स और इन एयर कंडीशन को पैदा करने की जो कीमत होगी वो कौन चुकाएगा, एनवायरमेंट चुकाएगा। दूसरा तरीका देखो, यहाँ तुम इनके वॉशरूम में जाओगे तो तुम कहीं भी आप जाकर देखो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा होता है, हम भारतीयों के लिए यही बहुत बड़ा आश्चर्य है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, पानी अपने आप क्या होता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। आप कभी भी वहाँ हाथ भी अगर धोने जाइए या मुंह भी धोइए, आपने देखा उसमें ऐसे ऐसे सिस्टम लगे कि एक बार वो अपने आप ही क्या होता है, उतना पानी वो फेंकना शुरू कर देता है। मे भी आपको एक चुल्लू पानी की जरूरत हो या थोड़े से पानी की जरूरत हो, लेकिन वो बड़ी देर तक उसमें पानी क्या होता है, निकलता रहता है। या फ्लश के दौरान जो होता है बड़ी लंबे समय तक पानी निकलता रहता है, समझिए। और एक बार में वो एटलीस्ट 5 लीटर्स पानी जो है वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, वो निकाल देता है एक बार वो बटन दबाने पर, ऑटोमेटिक सिस्टम है। सवाल यह कि भारत जैसा देश जिसका 42% भौगोलिक क्षेत्र इस समय सूखे की चपेट में हो या पानी की कमी की चपेट में हो, जहां पर इतना पीने का पानी जो है उपलब्ध ना हो, वहां एक व्यक्ति के इस्तेमाल पर 5 लीटर पानी को बर्बाद करने का हक आपको किसने दिया। और प्राकृतिक रिसोर्सेज के आप मालिक कैसे बन बैठे, ये जो सबसे बड़ी चीज है यही आपका कॉन्सेप्ट है। तो सवाल है कि हम किस चीज को हम क्या कर रहे हैं, आप ये पानी तो इस्तेमाल कर लोगे, लेकिन जिस किसान को पानी की आवश्यकता होगी उसको पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो सवाल है विकास आप किसका कर रहे हो और किसकी शर्त पर कर रहे हो, किसका कर रहे हो और किसकी शर्त पर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो यहां पर बात होगी, कल मैंने 3 क्वेश्चन आपको पूछे थे कि जब भी आप विकास की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे तो 3 कैटेगरी आप तय करेंगे। जरा मुझे बताना पसंद करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी है वो। क्या गरीबी कम हुई, दूसरा क्या भूखमरी कम हुई, और तीसरा जीवन स्तर में सुधार हुआ, राइट। ये 3 प्रश्न पूछे जाने पर अगर इनके जवाब हमें सकारात्मक मिल रहे हैं तो यस, डेवलपमेंट
हुआ, और अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और अगर ये यूनिवर्सल नहीं है, सार्वभौमिक नहीं है, तो फिर ये डिजास्टर क्रिएट करेंगे। ठीक है, आज आपको ये बताइए ऑड इवन जैसी चीजों को क्यों लेकर आना पड़ा? गाड़ियां थी, उनसे होने वाला पॉल्यूशन था। कितने गरीब लोगों के पास गाड़ियां हैं? नहीं है ना। लेकिन उस गाड़ी से निकला हुआ धुआं क्या अमीर और गरीब देखकर अपना प्रभाव डालेगा? सबसे पहले फेफड़े किसके खराब करेगा? वो जिसके पास साफ सुथरी जगह नहीं है, वो जिसके घरों में एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ है, जिसके यहाँ जो है वो एयर प्यूरिफायर नहीं लगा हुआ है, सबसे पहले मरेगा कौन? वो। किसका विकास हुआ था और किसके विकास की कीमत किसको चुकानी पड़ गई? क्लियर है? अभी नीतीश कुमार जी का वक्तव्य आया था इसी परिप्रेक्ष्य में कि हमें दूसरों के मतलब ये डेवलप जो स्टेट है उनके कर्मों का परिणाम बिहार भोग रहा है। सब भोग रहे हैं, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। राइट, सभी जो है वो आरोप लगा रहे हैं। यूपी ये कह रहा है कि बिहार और यूपी के लोग यहाँ आकर दिल्ली में भर गए हैं, इसलिए जो है यहाँ पर क्राइम हो रहा है, यहाँ पर जो है रहने की जगह नहीं है। सवाल ये कि समस्याएं हमारी बहुत गहरी हैं, हम लिटरेट हो रहे हैं, एजुकेट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, चलिए।